हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टावानी, डायरेक्टर नॉट नागपुर से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इस टॉपिक में पिछले लेक्चर में हम लोग ने हैबिटेट और नीके ऐसे दो वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। तो आज के लेक्चर में नीके या नाइके ये जो वर्ड है, जिसको हमने मजाक से हिंदी का प्रोनाउंसिएशन इफेक्ट नीचे करके बोला था, इसी को आगे वर्कआउट करते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द हेडिंग नाइके और नीके। तो कल ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था ग्रीनर, जिन्होंने ये शब्द को इंट्रोड्यूस किया था नीके या नाइके। द टर्म इकोलॉजिकल नाइके इज स्टिल नॉट वेल अंडरस्टूड, समटाइम्स इवन मिसयूज्ड। हैबिटेट के साथ उसको कोरिलेट कर लेते, कई बार उसको हैबिटेट के साथ इक्विवेलेंट टर्म के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। Decay is described as the position of a species in the environment, like what they do for their survival. मतलब जब गॉड ने उसको यहाँ पर डाला है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो वो अपने जिंदा रहने के लिए क्या रोल प्ले कर सकता है, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट डीके या नाइके। हाउ दे फुलफिल देयर नीड्स ऑफ शेल्टर, फूड एक्सेट्रा। मतलब उनका रोल वो क्या करते हैं अपने फूड, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। Nike deals with the flow of energy from one organism to another, and hence it is important to understand what an organism eat, how it interacts with other organism, etc. आपको याद होगा 9th या 10th स्टैंडर्ड में अपने एनर्जी पिरामिड करके डिस्कस किया होगा। नीचे में प्रोड्यूसर रहते थे, फिर कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोरस वाले। याद है कैसा कुछ पढ़ा हुआ बेटा? तो बच्चों ये क्या बोल रहा है, एनर्जी फ्लो के बारे में बात कर रहा है। तो अगर ये एनर्जी फ्लो के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये कौन रहेगा, ये प्रोड्यूसर लेवल का ऑर्गेनिज्म रहेगा या कंज्यूमर लेवल का ऑर्गेनिज्म रहेगा। तो इफ यू कैन रिमेंबर, जस्ट आई विल पुट अ लोअर क्लास डायग्राम। हम लोग जो पिरामिड का ड्राइंग बनाते थे कुछ ऐसा बनाते थे बच्चों। इसमें ना ऐसे 3-4 कैटेगरीज रहते थे। सबसे बेस में कौन आते थे, याद है आपको? प्रोड्यूसर्स आते थे। फिर और कौन आते थे उसके बाद? कंज्यूमर्स में कौन सा आता था? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी या टॉप लेवल कंज्यूमर आता था। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब फिर एनर्जी फ्लो के बारे में आपको शायद याद होगा कि आपको पढ़ाया गया होगा, यहाँ से जो एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होती है वो सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है। ठीक है, मतलब इसके पास 10,000 जूल एनर्जी होगी, तो यहाँ से इसके पास कितनी जाएंगे? सिर्फ 1000 जूल एनर्जी। तो ये जो पिरामिड का हमने ड्राइंग डिस्कस किया था, ये बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म क्या खाता है उस पर डिपेंड करता है कि वो एनर्जी फ्लो में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करे। क्या वो प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट होगा क्या, या फिर वो हर्बीवोरस एनिमल होगा क्या वो कार्निवोरस एनिमल होगा क्या? आमतौर पे यहाँ पे कौन से आते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स आते हैं। और यहाँ पे छोटे कार्निवोरस और यहाँ पे बड़े कार्निवोरस एनिमल्स आते हैं। हर्बीवोरस, कार्निवोरस का मीनिंग पता है सबको? तो उस हिसाब से ये क्या खाता है उसके हिसाब से हम उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं, उसको हम यहाँ रैंक दे सकते हैं। ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3, 4। 1 लेवल पे प्रोड्यूसर है, 2 लेवल पे हर्बीवोरस यानी प्राइमरी, 3 में छोटे वाले कंज्यूमर्स और 4 टर्शियरी वाले में बड़े वाले कार्निवोरस एनिमल्स। As soon as the niche is left vacant, other organisms fill that position. The niche is specific to each species, which means no two species can share the same niche. मतलब ये कहना चाहता है कि एक हैबिटेट में नॉर्मली कैसा होगा कि एक ऑर्गेनिज्म जो रोल प्ले करता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म वो रोल प्ले नहीं करेगा, कुछ और काम करेगा। तो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इट्स स्पेसिफिक रोल। जैसे अभी घर पे हम लोग कैसा रहता है, नॉर्मली जरूरत पड़ने पे तो हम दूसरे रोल प्ले करते हैं बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, पर नॉर्मली कैसा है, हर एक का रोल घर पे असाइंड है। घर एक ग्रुप ऑफ मेंबर हो गए। अब घर पे एक रोल असाइन है, भैया पापा शॉप देख रहे हैं, पैसे कमाने का पैटर्न देख रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, व्हाटएवर। तो मम्मी पूरा हाउस होल्ड मैनेजमेंट देख रही है, तो आप अपनी पढ़ाई का देख रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो हर एक को रोल क्या है, एक प्रकार से असाइंड है, उसको वही रोल वही फंक्शन क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो अब आपका रोल है स्कूल जाने का या कॉलेज जाने का है, पढ़ाई करने का है, तो ये रोल प्ले करने के लिए पापा या मम्मी आएंगे। अब तुम जो इस क्लास में हो, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी क्लास में जाके तुम्हारी अटेंडेंस लगा के आएंगे। अब तुम तुम्हारे बड़े भाई की क्लास में जाकर उसकी अटेंडेंस लगाओगे, उसके सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे क्या? तो हर एक का रोल कैसा है, फिक्स्ड है, दूसरे के रोल में हो जाता नहीं। पॉइंट समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता बेटा? तो ऑर्गेनिज्म का हर एक का रोल एक फिक्स्ड है, असाइंड है, उसका रोल उसी को परफॉर्म करना है, दूसरे स्पीशीज का मेंबर उसका रोल प्ले नहीं कर सकता। If the species creates its own unique niche in an ecosystem, it would be helpful in reducing competition for resources among species. By taking an example of a bird, it can be understood that how these birds differ in their eating habits, where some birds eat only insects, some only fruits, and some can eat both
एंड एनीथिंग दे केम अक्रॉस। अब ये बता रहा है कि बर्ड्स नाम की जो प्रजाति है, अब इसमें बहुत सारे वेराइटीज होंगे, ठीक है। बर्ड्स नाम की जो प्रजाति है जिसमें बहुत सारे वेराइटीज होंगे, इनके फूड हैबिट्स का मैकेनिज्म अलग अलग है। अब ये पहला पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि भैया कुछ लोग जो रहेंगे वो क्या खाएंगे, बोल रहा हूँ छोटे मोटे इंसेक्ट्स, तो डायरेक्टली वो कहाँ क्लासिफाई हो जाएंगे, कार्निवोरस से। और कार्निवोरस क्योंकि वो इंसेक्ट को मार के खा रहे हैं, कहाँ क्लासिफाई होगा, कार्निवोरस में। कार्निवोरस में क्लासिफाई होगा तो अभी एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। ये है पिरामिड, इसमें कौन आ गया, प्रोड्यूसर, इसको बोलते हैं रैंक 1 ट्रॉपिक लेवल, रैंक 1। फिर इसमें कौन आते हैं, हर्बीवोरस, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल, रैंक 2। इसमें आते हैं स्मॉल कार्निवोरस, ये कौन है, ट्रॉपिक लेवल, रैंक 3। और इसमें आते हैं लार्ज कार्निवोरस, ये कौन है, ट्रॉपिक लेवल, रैंक 4। तो बच्चों इनकी ईटिंग हैबिट्स क्या है उस हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करेंगे। अब बंदा अगर इंसेक्ट खाने वाला है तो रैंक 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा कि 4 में आएगा, कहाँ जाएगा, रैंक 3 में जाएगा। तो उसका जो फूड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होकर इधर जाके खत्म होगा। पॉइंट समझ में आया बेटा, इतना वेट। लेकिन सम आर ईटिंग फ्रूट्स, सम आर ईटिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स खा रहा मतलब कौन से लिस्ट में आ गया, हर्बीवोरस की लिस्ट में आ गया। तो उसको कहाँ क्लासिफाई करना पड़ेगा, रैंक लेवल 2 में क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब उसकी ईटिंग हैबिट्स हम उसकी क्या करते हैं, पोजीशन डिफाइन करते हैं, और फिर वो एज अ फूड के तौर पे कितने लोगों के काम में आता है वो अपने को समझ में आता है। क्योंकि ये जो है फूड के लिए इनके काम में आएगा, ये जो है फूड के लिए इनके काम में आएगा, ये जो है फूड के लिए इनके काम में, और ये इसके भी काम में आता है। मतलब हर्बीवोरस एनिमल, लार्ज कार्निवोरस एनिमल, ये भी फूड के काम में आ सकता है। सम कैन ईट बोथ, जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस। उसको कहाँ क्लासिफाई करते हैं, उसको हमेशा यहाँ क्लासिफाई टॉप लेवल पे। तो जो दोनों काम कर सकते हैं नॉर्मली उसको फोर्थ रखते हैं, नॉर्मली उसको वहां क्लासिफाई करते हैं। सबने ये वर्ड सुने ना, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, और सबने वर्ड सुने हैं। So here we can conclude that these birds living in the same habitat differ in their niches because of different eating habits. अब इनकी eating habits में क्या हुआ, कोई कहाँ पे क्लासिफाई होगा, रैंक लेवल 2 में क्लासिफाई हो गए, कोई रैंक लेवल ट्रॉपिक लेवल 3 में क्लासिफाई हो रहा है, तो कोई ट्रॉपिक लेवल 4 में भी क्लासिफाई हो सकता है। क्या मैंने इतना जो बोला समझ में आ गया बेटा, आया ना। 3 types of niches are found। अभी कौन से 3 टाइप इसको मीनिंग समझने की कोशिश करता है, स्पैटियल या हैबिटेट नीचे, ट्रॉपिक नीचे, और तीसरा वर्ड है मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूमिक नीचे। पहले देख लेते हैं स्पेशियल या फिर हैबिटेट नीचे क्या है। हैबिटेट वर्ड कल की क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इट डील्स विद द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म। जिस जगह पे वो बर्ड, वो एनिमल, वो प्लांट रहता है, वो फिजिकल स्पेस को बोलते हैं उसका हैबिटेट। अब ये हैबिटेट क्या हो सकता है, भाई धरती पे रह रहे तो उसका हैबिटेट कौन सा हो गया, टेरेस्ट्रियल। रेगिस्तान में रह रहा होगा तो डेजर्ट वाला, पानी के अंदर रहेगा वो प्लांट तो बोलना पड़ेगा एक्वेटिक वगैरह। कल आपको बताया था 6 टाइप के इसमें मेजोरिटी ऑर्गेनिजम्स को क्या किया हुआ है, धरती के क्लाइमेटिक कंडीशंस और एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन में 6 इसमें इसको क्या किया, बाइफरकेट किया हुआ है, ठीक है। ट्रॉपिक नीचे अभी रैंकिंग सिस्टम आपको बताया कि अगर वो ग्रीन प्लांट होगा तो उसका ट्रॉपिक लेवल 1 होगा, वो हर्बीवोरस होगा तो उसका ट्रॉपिक लेवल 2 होगा, तो वो रैंकिंग सिस्टम दैट इज ट्रॉपिक नीचे। Multi-dimensional या hypervolumic नीचे, it considers number of environmental factors both biotic and abiotic. The resultant space will be a hypervolume, not something that can be perceived by the human mind. This space is called the hypervolume नीचे. Alternatively, it is the position of an organism in the environmental gradient. Basically यहाँ पर ये जो वर्ड है ना multi-dimensional नीचे, एक ऑर्गेनिज्म को गॉड ने जब इस दुनिया में क्रिएट किया होगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, क्या उसको गॉड ने कोई एक ही रोल असाइन किया होगा कि एक से ज्यादा रोल असाइन किया होगा? हर ऑर्गेनिज्म को एक ही रोल दिया होगा कि एक से ज्यादा रोल असाइन किया होगा? डेफिनेटली एक से ज्यादा रोल असाइन किए होंगे, ज्यादा रोल प्ले करता है। मतलब ऐसा है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फिक्स फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, मल्टी फंक्शन परफॉर्म करता है। अब उसके सारे फंक्शंस को इकट्ठा करने के बाद जब हम उसको क्लासिफाई करने के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मल्टी डायमेंशनल। तो एवरी ऑर्गेनिज्म कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। गॉड ने जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस दुनिया में डाला है तो डेफिनेटली उसका एक से ज्यादा कुछ रोल उस इकोसिस्टम में, इस एनवायरनमेंट में वो परफॉर्म करता है। और इस इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में जब वो एक मल्टी रोल प्ले करता है तो उसके सारे रोल्स को कंसिडर करके उसको क्लासिफाई करने के बारे में सोचना पड़ता है। फॉर एवरी स्पीशीज देयर इज अ फंडामेंटल नीचे एंड अ रियलाइज्ड नीचे। ये दो और इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है।
व्हाट इज फंडामेंटल या व्हाट इज रियलाइज्ड। तो फंडामेंटल लीकेज द लीकेज इन द एब्सेंस ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर्स, दिस इज वेरी इम्प्रोबेबल इन नेचर, hence realized leakage more realistic approach in the presence of competition for the resource available in the habitat। अब फंडामेंटल क्या है और रियलाइज क्या है इसको समझ लेते हैं एक झटके में। समझ लेके चलते हैं डियर ईटिंग ग्रास इन अ जंगल, डियर ईटिंग ग्रास इन अ जंगल, और उस जंगल में घास खाने वाला डियर के अलावा कोई और है ही नहीं। उस पूरे जंगल में घास खाने के लिए डियर के अलावा कोई और है ही नहीं। तो डियर के साथ सेम रिसोर्स मतलब ग्रास यानी कि फूड, ग्रास इज द फूड ऑफ द डियर। तो वो सेम रिसोर्स को खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन अवेलेबल है जंगल में? डियर है, और उसके अलावा दूसरा कोई स्पीशीज मेंबर उस जंगल में है ही नहीं जो ग्रास खाने वाला है। तो इसको बोलूंगा फंडामेंटल लीकेज, क्योंकि डियर के साथ उस फूड रिसोर्स को कॉम्पीट करने के लिए कोई दूसरा एनिमल नहीं, दूसरे प्रजाति का एनिमल नहीं। लेकिन सोचो क्या पूरे जंगल में सिर्फ डियर ही ग्रास खाता होगा? छोटे मोटे पेड़ पौधे जो खा रहे हैं, ग्रास खा रहे हो, कौन खा रहे हैं? डियर ही अकेले खाता क्या है? कुछ और भी तो होंगे, कुछ दूसरे एनिमल्स होंगे। जैसे ग्रास पर ग्रास हॉपर बैठ रहा हूँ, वो भी ग्रास को कंज्यूम कर रहा हूँ, या फिर कोई दूसरा एनिमल ले लेते हैं, जंगली भैंसा होगा, ठीक है। तो और भी तो कुछ एनिमल्स होंगे ना जो ग्रास को कंज्यूम कर रहे होंगे। इसका मतलब अब वो घास खाने के लिए, वो सेम रिसोर्स ऑफ फूड को खाने के लिए एक अकेला स्पीशीज है कि उसके साथ कंपटीशन में दूसरे स्पीशीज के मेंबर की। तो हकीकत में क्या होता है, हर बार हर रिसोर्स के लिए एक इंडिविजुअल स्पीशीज होता है कि कुछ कंपटीशन होता है? पक्का। जैसे अभी से फॉर एग्जांपल जंगल में से एक नदी जा रही है, जंगल में से एक नदी जा रही है, ओके। तो जंगल में से अब नदी जा रही है। अब नदी में जो पानी है, क्या जंगल में प्रेजेंट अकेला डियर ही वो पानी पे अपना अधिकार जमा के पानी पीता है कि दूसरे जानवर भी पीने वाले? इसका मतलब दैट वाटर रिसोर्स इज नॉट मेंट फॉर वन स्पीशीज, इट इज मेंट फॉर मल्टीपल स्पीशीज। इसका मतलब जब जंगल में पानी पीने की बात आ रही, सब जानवर उस नदी के किनारे जा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो अब पानी मान लेते हैं सूखा पड़ रहा है और पानी का थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है, किल्लत चल रही है, अक्यूट शॉर्टेज चल रहा है। Then what will happen? There will be a competition for water. There will be a competition for water between the members of different species. ठीक है। तो अब अगर वो सिर्फ पानी में, जंगल में सिर्फ अकेला हरिन रहता, तो पानी के लिए हरिन को किसी से कॉम्पीट करना पड़ता क्या? अकेला स्पीशीज है जिसका नाम है डियर, और पानी भले शॉर्ट हो गया है, सूखा पड़ रहा है, पर पानी लिमिटेड है, पर दूसरा कोई प्रजाति का एनिमल उस जंगल में है ही नहीं। तो क्या उस पानी पे पूरा अधिकार किसका है? डियर का है। डियर का है, तो उसको क्या बोलूंगा? फंडामेंटल लीकेज इज इन एब्सेंस ऑफ ऑल, कोई है ही नहीं पानी के साथ कॉम्पीट करने के उसके। समझ में आ गई बात बेटा? अब रियलाइज में क्या हो रहा है? रियलाइज मतलब हकीकत में क्या हो रहा है? क्या पूरे जंगल में डियर नाम के स्पीशीज है जो पानी पीने जाएंगे, और भी तो स्पीशीज होंगे जो वो पानी पीने जाएंगे। मतलब वही पानी लिमिटेड बचा हुआ है, उसमें डियर को भी कॉम्पीट करना है, दूसरे जानवरों को भी कॉम्पीट करना है उस लिमिटेड पानी को पीने के लिए, क्योंकि जगह वहां पे सूखा पड़ रहा है, पानी बहुत शॉर्टेज है। तो इसका मतलब रियलिस्टिक में क्या होता है? एक प्रजाति का लिए रिसोर्स नहीं होता है, मल्टीपल प्रजाति सेम रिसोर्स को खाने के लिए, पीने के लिए जाती है। तो इसका मतलब उसको क्या करना पड़ेगा? उसके साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा। फिर से समझाओ, ये समझ में आया? पक्का। तो फंडामेंटल लीकेज क्या है कि भैया रिसोर्स पे मेरे अकेले का हक, रिसोर्स पे मेरे अकेले का हक है। और रियलाइज लीकेज क्या है? मेरे अकेले का नहीं, वही सेम रिसोर्स पे मल्टीपल स्पीशीज का हक है। जैसे भी से फॉर एग्जाम्पल इमेजिन अ सिचुएशन कि भैया आप अकेले नीट की एग्जाम दो, आप अकेले जेडब्ल्यू, बाकी कोई नहीं देगा, बाकी कोई नहीं देगा, सिर्फ आप अकेले एग्जाम देने वाले हो पूरे इंडिया में। तो फिर तो कुछ भी मार्क्स लो, पास हो जाऊंगा। और आपको मेडिकल की, इंजीनियरिंग की जो भी सीट है, लॉ की है, जो भी है, अलग लॉ की भी अलग एंट्रेंस होती है, वो आपको मिल जाएंगी। ये है फंडामेंटल। ये कौन है? फंडामेंटल नहीं कहते मेरे अकेले के लिए सब, बाकी और किसी के लिए कुछ नहीं। पर हकीकत में ऐसा हो रहा है? हो रहा है कि ऐसा हकीकत में नहीं हो रहा है।
lot many competitors are there to fight with those limited number of seats. So हकीकत में हम कौन सी इसमें चल रहे हैं रियलाइज नहीं किया क्योंकि we have lot many। हाँ ये बात और है कि हमारे साथ कॉम्पिटिशन में ह्यूमन बीइंग ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि डॉग भी आपको बोलता मेडिकल की 5 सीट मेरे लिए रिजर्व कर मेरे को भी एमबीबीएस करना है। दूसरे प्रजाति के हमारे साथ कॉम्पिट नहीं करते। We have seen earlier in the chapter that each habitat type is regulated by a number of abiotic or physico-chemical factors. Key abiotic factors that influence an habitat are ambient temperature, availability of water, light and type of soil. Abiotic मतलब non-living चीजें जो आपके living components को influence कर सकती है। छोटा सा एक बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है type of soil. Geography, social studies, lower classes. तो टीचर ने सिखाया होगा कि अलग अलग टाइप की सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, येलो सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है। तो जो फसल, जो बीज फसल के रूप में तैयार हो सकता है ब्लैक सॉइल में, जैसे कॉटन ग्रो होता है, ब्लैक सॉइल में जैसे कॉटन ग्रो होता है, तो रेड सॉइल में डेफिनेटली कॉटन ग्रो नहीं हो पाता। रेड सॉइल में कॉटन ग्रो नहीं हो पाएगा। जवार ब्लैक सॉइल में ग्रो हो रही है, येलो सॉइल में जवार ग्रो नहीं हो पाएगा क्योंकि सॉइल की क्वालिटी क्या होगी। तो वहां पे किस टाइप का प्लांट ग्रो हो सकता है ये कौन डिटरमाइन कर रहा है? टाइप ऑफ सॉइल। इतना जो बोला समझ में आ गया? मतलब एबायोटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है कि कौन सा बायोटिक फैक्टर हो। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का कौन हो सकता है। तो प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ब्लैक सॉइल में कॉटन हो सकता है, ब्लैक सॉइल में मैंने बोला आपको और भी बहुत सारे जवार हो सकता है। पर यही चीज को अगर मैं सोचता हूँ कि येलो सॉइल या रेड सॉइल में ग्रो करने की कोशिश करूं तो वहां पे ग्रो नहीं होगा। अभी राजस्थान की तरफ जाऊंगे, येलो सॉइल। अब येलो सॉइल में अजवाइन, जो हमारे सोप सुपारी वाले टपी के प्रोडक्ट में से एक रहता है अजवाइन, जो कुछ मसाले तौर में वो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। जीरा जो मसालों का एक इंग्रेडिएंट है वो राजस्थान में बहुत अच्छा ग्रो होता है। महाराष्ट्र में कोई ग्रो ही नहीं करता क्योंकि वो ब्लैक सॉइल में प्लांट डेवलप नहीं होता। पॉइंट समझ में आ गया बेटा? तो टाइप ऑफ सॉइल डिसाइड करता है। टाइप ऑफ सॉइल मतलब बायोटिक की एबायोटिक। सॉइल लिविंग है नॉन लिविंग है? तो नॉन लिविंग चीजें इन्फ्लुएंस कर रही है कि कौन सा लिविंग चीज वहां पे रहेगी। पॉइंट समझ में आ गया बेटा वहां पे? अब जैसे फॉर एग्जांपल एम्बिएंट टेम्परेचर। अब एम्बिएंट टेम्परेचर फिर से मैं प्लांट पे बात कर लेता हूं। अभी नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस। तो नागपुर में जनरली बहुत ज्यादा ठंड होती ही नहीं। इवन विंटर के मौसम में कोई विशेष ज्यादा ठंडी नहीं रहती है। तो एक एम्बिएंट टेम्परेचर नागपुर का अगर पूरा साल का निकालें, पूरे 12 महीने का एवरेज टेम्परेचर, तो नॉर्मली आपको दिखेंगे 30 डिग्री के आसपास मेंटेन रहता है। पूरे 12 मंथ्स का निकालो 30-35 डिग्री जाएंगे। पूरे साल भर का निकालोगे एवरेज टेम्परेचर। लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश, शिमला, कुल्लू मनाली जैसी जगहों की बात कर रहे हैं या कश्मीर की किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या 30-35 का टेम्परेचर है क्या? इनका टेम्परेचर ऑन एन एवरेज निकालोगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम का साल का एवरेज निकालोगे तो 10 से 15 डिग्री साल का एवरेज टेम्परेचर होगा। जहां विंटर में हो सकता है माइनस में भी गया होगा और रेगुलर समर में हो सकता है 20-25 भी गया होगा। एवरेज निकाला तो 10 से 15 डिग्री का। मतलब वो टेम्परेचर में एप्पल ग्रो पा रहा है, ऑरेंजेस ग्रो, और वो एप्पल का झाड़ नागपुर में लाओ तो नागपुर का एवरेज टेम्परेचर 30-35, यहाँ पे वो झाड़ ग्रो ही नहीं हो पाता। मतलब टेम्परेचर विल डिसाइड कि कौन से टाइप का प्लांट उस माहौल में ग्रो हो सकता है या नहीं हो सकता है। उम्मीद करो ये पॉइंट समझ में आ गया। पक्का समझा क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब आपको पता है चावल का झाड़ अगर चाहिए अपने को, चावल ट्री प्लांटेशन ऑफ द राइस अपने को चाहिए, क्रॉप प्लांट्स, आई विल नीड अ लॉट अमाउंट ऑफ वाटर। तो मैं बिल्कुल नहीं सोच सकता कि मैं राजस्थान के सूखे बंजर इलाके में जाऊं और वहां मैं चावल की खेती करूं। मेरे जैसा मूर्ख इंसान ही नहीं होगा। बोले राजस्थान के सूखे इलाके में, डेजर्ट एरिया में जाके मैं क्या प्लान कर रहा? चावल की खेती करूंगा। क्यों? ऐसी जगह प्लान कर रहा जहां पे पानी का वैसे ही एक्यूट शॉर्टेज है। एंड आई नो दैट कि ये अगर खेती करना है, ये चावल का प्रोडक्शन, तो आई नीड लॉट अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स, ये एबायोटिक फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइप का प्लांट, कौन से टाइप का एनिमल कहाँ पे मिलेगा, नहीं मिलेगा। उम्मीद करो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए अच्छे से। सिर्फ 3 बच्चे यस बोले, बाकी पता नहीं समझ में आया। हाइब्रिड और नीचे ये दोनों के बीच का डिफरेंसेस छोड़ देता हूँ। ये जो अभी एबायोटिक फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे उसी को लेकर चर्चा कर रहे थे। एबायोटिक फैक्टर्स मतलब नॉन लिविंग चीजें जो आपके लिविंग, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां रहेगा उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है।
ठीक है, जैसे कल मैंने मजाक से बोल दिया था कि नागपुर के बहुत सारे लोग मई महीने में गायब हो जाते, बोले वो कहीं तो हिल स्टेशन इधर उधर घूमने चल गया था, 15-20 दिन उधर टाइम इन्वेस्ट करके आता, बोले इतनी गर्मी से अच्छा उधर एंजॉय करके आता। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है, जगह को छोड़ के टाइम भी दूसरी जगह चला जाता है। तो टेम्परेचर, इट इज द मोस्ट इकोलॉजिकल एंड रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। एवरेज टेम्परेचर ऑफ लैंड वेरीज फ्रॉम सब-जीरो लेवल्स इन पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड्स upwards to 50 degrees Celsius in tropical deserts in summer. Temperature also varies seasonally. अब ये बोल रहा है कि जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ आप जाओगे तो वहां हो सकता है आपको टेम्परेचर 0 से नीचे, इसलिए लिखा है सब जीरो, 0 से नीचे यानी कि माइनस वाले टेम्परेचर मिलेंगे, यानी कि सब जीरो टेम्परेचर मिलेंगे। वही आप डेजर्ट एरियाज की तरफ जाओगे तो आपको 50, 52, 55 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर मिल सकता है। मतलब धरती नाम के प्लैनेट के एक हिस्से में माइनस में टेम्परेचर चल रहा है तो दूसरे हिस्से में टेम्परेचर 50 या 50 के ऊपर तक चल रहा है, जबकि प्लैनेट वही है, अर्थ नाम का प्लैनेट। तो एट सम प्लेसेस वी हैव माइनस वाला टेम्परेचर, एट सम प्लेसेस वी हैव 50 या 50 अबव वाला टेम्परेचर। अबव ऑल जहां जहां मौसम का इंपैक्ट पड़ता है, जहां पे हम समर सीजन की बात करते हैं, वहां पे तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन वैसे भी रहता है। ठीक है, so it decreases progressively from the equator towards the pole and from the plains to the mountain tops. ये हर चीज का कॉमन सेंस आप सभी को पता होगा। इक्वेटोरियल लाइन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, कि ग्लोब लाके बताऊं, पता है कि सबको कहां रहती है, लगभग सेंटर ऑफ द ग्लोब पे है। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे सन का इंपैक्ट सबसे ज्यादा है, इसलिए हर वो देश जो इक्वेटोरियल लाइन के नजदीक होता है ना, वहां धूप ज्यादा है, वहां धूप ज्यादा है। इसलिए उन सभी देशों में जो इक्वेटोरियल लाइन के नजदीक वाले देश है, उन सभी देशों में जो इंसान के स्किन का कलर है वो डार्क है, मतलब स्किन में मेलानिन नाम के पिगमेंट की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि मेलानिन हेल्प्स टू फाइट विद द समर का जो स्कॉर्चिंग हीट रहता है या सनलाइट का जो स्कॉर्चिंग हीट होता है, उससे आपकी डार्क स्किन आपको हेल्प करती है फाइट करने में। स्कॉर्चिंग हीट का तकलीफ कम होता है अगर आपके पास डार्क वाली स्किन है। इसलिए हर वो देश जो इक्वेटोरियल लाइन के नजदीक आपको दिखेगा ना, वो सभी देश के ज्यादातर लोगों को आप देखना डार्क स्किन वाली पॉपुलेशन देखेंगे। और हर वो देश जो नॉर्थ पोल के नजदीक जा रहा है या साउथ पोल के नजदीक जा रहा है, वहां धूप कम है, ठंडी, वहां उनको स्किन में मेलानिन की उतनी जरूरत नहीं, क्योंकि उनको स्कॉर्चिंग हीट से फाइट ही नहीं करना पड़ता, इसलिए उनके स्किन में मेलानिन नहीं के बराबर या होता ही नहीं है। अब मेलानिन नहीं के बराबर या होता ही नहीं है, इसलिए वो लोग कौन से कहलाते हैं, गोरे गोरे लोग कहलाते। फेयर एंड लवली को शर्म आती है, साला इसके थोपड़े पे लगाऊंगा उसके बाद होगा क्या इसका, समझ में आया क्या बोला? तो फेयर एंड लवली ऐसे देश में बिकती ही नहीं। कौन से देश में? गोरे लोगों के देशों में, क्योंकि पहले ही बेचारा राइट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द लाइफ इतना गोरा है, क्या करेंगे, और फेयर एंड लवली फेयर एंड हैंडसम लगा, वो सिर्फ इंडिया जैसे देशों में बिकती है जहां गोरे बनने की चाहत बहुत ज्यादा है। ठीक है, बाकी अगर आप बोलेंगे कि मैं जाके फेयर एंड लवली सपोज जर्मनी में बेचता हूं या फिर मॉस्को में जाके बेचता हूं, रशिया में, कोई नहीं खरीदेगा। अच्छा, तुमने अगर सोचा फेयर एंड लवली जाके मैं वेस्ट इंडीज में बेचता हूं, साउथ अफ्रीका, वो भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि उनको गोरे बनने की चाहती है, उनको गोरे बनने, क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट है वो डार्क स्किन के लिए, वो अगर गोरे बन गए तो उनको स्कॉर्चिंग हीट से फाइट करने में परेशानी नहीं, तो उनको भी गोरे। तो फेयर एंड लवली से हमारे जैसे देश में बिक सकता है जहां बिल्कुल मिक्स खिचड़ी चूड़ा टाइप का, भेल टाइप का पॉपुलेशन, थोड़े मुरमुरे टाइप के, थोड़े शेंगदाने टाइप के, सब टाइप के यहाँ पे लोग हैं, तो यहाँ पे बिक जाए। आप अफ्रीका में फेयर एंड लवली नहीं बेच सकते, अरे डार्क कॉम्प्लेक्स है जहां स्किन का कलर, वहां पे बिकता ही नहीं फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड हैंडसम, उस टाइप के प्रोडक्ट। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, या फिर जो गोरे लोगों के देश है वहां पे भी नहीं बिकता, ये हमारे जैसे कुछ देशों में बिकता है। और स्पेशली हम लोग को चाहत इसलिए ज्यादा है क्योंकि अंग्रेज हम पे राज करके गए, हमको फीलिंग, हमको भी उनके जैसा सुंदर दिखना है, गोरा दिखना, तो वो फीलिंग आती रहती है हमको, तो चल रहा है, बिक रहा है प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी ये बड़ी सिंपल चीज है।
आप अगर इक्वेटोरियल लाइन से नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे तो तापमान क्या हो रहा है, घट रहा है, या नॉर्थ पोल से इक्वेटोरियल लाइन की तरफ आओगे तो तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये बेसिक चीज, अगर आप प्लेन से माउंटेन की तरफ जाओगे तो प्लेन पे टेम्परेचर, प्लेन मतलब फ्लैट ग्राउंड्स, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, पहाड़ों पे जाओगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम मिलेगा। There are some unique habitats such as hot springs 80 to 100 degrees Celsius and deep sea hydrothermal vents where average temperature usually is 400 degrees Celsius. Ambient temperature affects the enzyme kinetics of the cell and thus the entire metabolism activity and other physiology of the organism. अब ये कुछ स्पेशल कंडीशन धरती के लिए बताई जाए जहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री तक भी जा रहा और 300-400 डिग्री तक भी जा रहा। लेट अस डिस्कस ये क्या चीज है। हॉट स्प्रिंग्स, धरती के अंदर से गर्म पानी के फव्वारे बाहर निकलते कुछ कुछ जगहों पर। धरती के अंदर से गर्म पानी के झरने निकलते हैं एट सम प्लेसेस इन इंडिया इटसेल्फ। हॉट स्प्रिंग का कंट्री न्यूजीलैंड नाम से फेमस है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हॉट स्प्रिंग्स मतलब गर्म पानी के जो झरने हैं, ऐसा बोलते हैं कि न्यूजीलैंड नाम के देश में है। ऐसा मैंने बचपन में मेरे जनरल नॉलेज में पढ़ा था, अभी चेंज हो गया हुआ तो मालूम नहीं। ठीक है, इंडिया में भी हॉट स्प्रिंग्स आपको हिमालय के कुछ हिस्सों में मिल जाएंगे। हिमालय के कुछ हिस्सों में आपको गर्म पानी के झरने, फव्वारे आपको मिल जाएंगे। आप अगर कश्मीर नहीं, हिमाचल प्रदेश घूमने जाओगे तो मैंने 2-3 जगह देखे हैं, वहां पर आप घूमो। मनाली में आपको एक जगह मिलेगा हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी का झरना, मनाली नाम के सिटी में आपको मिलेगा। कुल्लू के पास पंजाबियों का एक तीर्थस्थल है मणिकरण करके, वहां पे आपको तो n नंबर ऑफ हॉट स्प्रिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, और मेरे ख्याल से हिंदू तीर्थस्थल बद्रीनाथ वगैरह में भी आपको हॉट स्प्रिंग मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ जगह जो मैंने देखे वो मैंने आपसे शेयर की कि जहां गर्म पानी के झरने आपको मिल सकते हैं। गर्म पानी के झरने आयुर्वेदिक मेडिसिन वाले सजेस्ट करते हैं, अगर आपको स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो कुछ आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स आपको रेगुलरली फ्रिक्वेंटली बोलते हैं कि आपको गर्म पानी के झरनों से रेगुलरली स्नान करना है ताकि आपके स्किन के प्रॉब्लम को हम रिजोल्व कर सकें। इसलिए कई लोग स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स वाले गर्म पानी के झरने लाने के लिए प्लेसेस पे जाते हैं, और जो अफोर्ड कर सकता है वो न्यूजीलैंड भी जा सकता है, जो अफोर्ड कर सकता है वो न्यूजीलैंड भी जा सकता है। ठीक है, तो गर्म पानी के झरने का केमिस्ट्री का कारण बता देता हूं। बेसिकली उसके अंदर सल्फर रहता है, सल्फर नाम का केमिकल। धरती के अंदर पानी अगर सल्फर के साथ इंटरेक्ट हो गया तो पानी गर्म हो जाता है, और वो पानी अगर धरती के बाहर आया तो वो हॉट स्प्रिंग बन के आ जाता है। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो ये हॉट स्प्रिंग में मोस्टली आपको सल्फर रिलेटेड वाटर मिलेगा, ये आपके नॉलेज के लिए बताया। फिर डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अब क्या होता है ना बच्चों, समुद्र के अंदर, ओशियंस के अंदर कुछ कुछ जगहों पे छोटे छोटे वॉल्केनिक इरप्शन हर समय होते हैं। माइनर वॉल्केनिक इरप्शंस हर समय निकल रहे हैं, हर समय लावा निकल रहा है समुद्र के अंदर, डीप इनसाइड द ओशियंस। अगर वहां पे वॉल्केनो का छोटा छोटा इरप्शंस हो रहा है तो हर समय माइनर क्वांटिटी में लावा भी जनरेट हो रहा है। अगर लावा जनरेट हो रहा है तो फिर एक हॉट मटेरियल धरती के अंदर से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है और ओशियन में आ रहा है। वो हॉट मटेरियल अगर ओशियन के अंदर आ रहा है तो फिर ओशियन का पानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बहुत डीप इनसाइड होगा, किलोमीटर 2, 3, 4 किलोमीटर नीचे जाएंगे समुद्र के अंदर, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर नीचे चले जाओगे तब जाके ये किसी जगह भी परिस्थिति आपको मिल सकती है। इसलिए यहाँ पे ये वर्ड है डीप सी, मतलब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर समुद्र में नीचे उतरने के बाद ऐसा कुछ कहीं पर इवेंट मिल सकता है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हाइड्रो मतलब वाटर हो गया, थर्मल मतलब हीट एनर्जी हो गया। तो वॉल्केनिक इरप्शन छोटे छोटे होते जा रहे हैं, उस वॉल्केनिक इरप्शन से गर्म लावा मटेरियल हर समय निकल रहा है, और वो पानी बेस ऑफ द, क्योंकि बेस जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर नीचे पानी है, क्या वहां सनलाइट पहुंच रहा है? सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुंच रहा। तो सनलाइट नहीं पहुंच रहा तो पानी गर्म होने की कोई गुंजाइश, लेकिन फिर भी वहां पानी अगर गर्म मिल रहा है तो बिकॉज ऑफ द सम वॉल्केनिक इरप्शंस कंटिन्यूअसली इज मूविंग ऑन दैट प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अब ये गर्म पानी में वही ऑर्गेनिज्म रहेगा जो उतना बर्दाश्त कर सकता है, नहीं तो उस पानी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे। इस पानी के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया मिलेंगे। आमतौर पे बैक्टीरिया इतने हाई टेम्परेचर वाले वाटर में नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे स्पेशल बैक्टीरिया मिलते हैं। कौन बच्चा बताएगा? आपने स्टार्टिंग में जो बायोलॉजी के चैप्टर थे उसमें पढ़े थे 11th स्टैंडर्ड। यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट, क्लैप फॉर। उसके नाम में थर्मोवर्ट,
थर्मोमोड मतलब टेम्परेचर को जो बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। अच्छा, आपको सुटेबल टेम्परेचर क्यों लगता है वो सुन लो, उसका बहुत इंपॉर्टेंट आंसर आ गया इसमें। आपको सुटेबल टेम्परेचर इसलिए लगता है क्योंकि आपकी बॉडी की जो एंजाइम्स है, आपका सेल जो काम करता है, आपके टिश्यूज, आपके ऑर्गन्स जो काम करते हैं, वो एंजाइम्स के भरोसे काम करते हैं। एंजाइम्स आपके बॉडी में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम कर सकता है और उस टेम्परेचर रेंज के बियॉन्ड अगर हम चल जाए तो एंजाइम की एफिशिएंसी इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए वो बोल रहा है कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म बराबर चाहिए, मतलब एंजाइम बराबर ओके चाहिए तो उसके उसको टेम्परेचर रेंज चाहिए, उस टेम्परेचर रेंज के अंदर ही आपकी एंजाइम काम करेगी। अब गॉड ने हमारी बॉडी को इतना खूबसूरत बनाया है कि अगर मैं माइनस वाले टेम्परेचर में भी रहने जाऊंगा ना, तो भी मेरे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 रहता। समर में मई महीने में हो सकता है नाकों का टेम्परेचर 45 हो जाएगा, तब भी मेरे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कितना रहता, 37। मतलब मौसम भले बदलते जा रहा है पर मेरे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बदलता नहीं है। इसी खूबसूरती की वजह से हम हॉट समर के अंदर भी अपने आप को जिंदा रख रहे हैं, और अगर किसी माइनस वाले टेम्परेचर में चले जाए रहने के लिए तो भी हम अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, बिकॉज आपके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 मेंटेन है। तो इसकी वजह से आपके बॉडी की जो एंजाइम्स काम कर रही है वो बराबर कर रही है, एंजाइम्स काम कर रही है तो आपका मेटाबॉलिज्म बराबर हो रहा है, तो आप जिंदा। समझा इतना बेटा हरे को? ऐसा नहीं कि भैया माइनस वाले टेम्परेचर में अरे बॉडी को ठंडी लग रही हो पाता है पर इंटरनल टेम्परेचर स्टिल 37, 45-50 वाले एनवायरनमेंट में गर्मी लग रही हो पाता है पर इंटरनल टेम्परेचर भी 37 मेंटेन है, ठीक है। Only few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperatures, eurythermal, but a vast majority of them are restricted to a narrow range of temperature called as stenothermal. दो डिफाइन क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, व्हाट इज यूरीथर्मल, व्हाट इज स्टीनोथर्मल। थर्मल मतलब हीट एनर्जी। अभी क्या बता रहे देखो आप, few organisms can tolerate and thrive a wide range of temperatures, wide range of temperature। जैसे अभी इंसान की बात कर लो, मैंने क्या बोला, वो 40-50 में भी सर्वाइव कर रहा है, इवन माइनस वाले टेम्परेचर में भी जाके क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। तो 40-50 डिग्री का, 60 डिग्री का सेल्सियस में तो इतना, -10 में भी ह्यूमन बीइंग रह रहा है, 50 में भी ह्यूमन बीइंग रह रहा है, तो 50 से 60 डिग्री का तो गैप है ही उसके पास, इतने वाइड रेंज में वो अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, यूरीथर्मल, तो कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। नाउ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। नैरो रेंज मतलब क्या, 5 से 10 डिग्री। वो 10 डिग्री तक का फ्लक्चुएशन तो बर्दाश्त करता, अगर उससे ज्यादा फ्लक्चुएशन तो सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि उसका एंजाइम को प्रॉब्लम आता, इसलिए वो जगह को छोड़ देता, माइग्रेशन करता, किसी दूसरे जगह में अपने आप को शिफ्ट करता है, ताकि वहां पर उसको कंफर्ट जोन मिले, उसकी बॉडी को जैसा टेम्परेचर चाहिए वैसा उसको मिल सके। तो कई ऑर्गेनिजम्स, जैसे कुछ बर्ड्स के लिए आपने सुना होगा, साइबेरियन प्लेन्स के बारे में सुना होगा आपने, तो साइबेरियन प्लेन्स जो है साइबेरिया को छोड़ के हर विंटर में इंडिया में आ जाते। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे फॉरेस्ट है, भरतपुर, इट इज इन राजस्थान, वेरी क्लोज टू मथुरा, वेरी क्लोज टू मथुरा, राजस्थान का बॉर्डर, और यूपी, मथुरा कम्स इन यूपी, तो वो दोनों के बॉर्डर पर है। तो बहुत सारे लोग वेराइटीज ऑफ बर्ड्स को देखने के लिए दिसंबर जनवरी के महीने में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, क्योंकि वहां का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला जंगल है उसमें वेराइटीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलते हैं, वेराइटीज ऑफ बर्ड्स। कितनी प्यारी म्यूजिक बज रही है, अच्छा लग रहा था, मैं सो के उठा। यहां से अब वाटर वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको लेकर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।